हायर एलडीआर कीटोन वाली बात हो गई। हाँ, दूसरा लिखिएगा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में लिखें लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, lower aldehyde and ketone are water soluble. Lower aldehyde and ketones are water soluble due to formation of intermolecular hydrogen bonding. Due to formation of intermolecular hydrogen bonding. किसकी वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। While solubility decrease on increase in number of carbon in the chain. Solubility decrease on increase in number of carbon in the chain. ओके, चलो सॉल्युबिलिटी वाली कहानी आपको समझ में आई। फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है? वाटर सॉल्युबल, हाईली वाटर सॉल्युबल है, हर प्रोपोर्शन में वाटर सॉल्युबल होता है। क्यों होता है बताओ? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल से एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कल बताया था मैंने इसमें। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO, उसे बना करके देखेंगे क्या होगा। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये होता है वाटर। तो क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का तो एक मॉलिक्यूल है, दो वाटर उसके साथ में जुड़ गए हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से कैसा होता है? ये वाटर सॉल्युबल, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? बताओ। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? फॉर्मेलिन कहते हैं उसको। लिखा है इसमें कॉपी में, तो लिख लो इस बात को। 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड aqueous solution of formaldehyde is known as formalin, formalin 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. किसमें काम आएगा वो? बायोलॉजी में देखा है कभी? It is used to preserve specimen
in biolab. It is used to preserve specimen in biolab. ठीक है, कभी तक पूरी लाइफ तक रख सकते हैं। हो गया काम? बताया नहीं आपने क्या होगा इसका? 40% एक्वा सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? नमस्ते। नमस्ते बेटा। 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को क्या कहेंगे? फॉर्मेलिन। क्या काम आता है? जी हाँ, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने का काम आता है। यानी बायो लैब में जो स्पेसिमेन रखे होते हैं उनमें जो पानी वानी सा भरा होता है ना, वही आपका फॉर्मेलिन होता है। कोई शक इसमें? सारी फिजिकल प्रॉपर्टी तैयार है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड गैस है, अगले 4 मेंबर लिक्विड होंगे। एल्डिहाइड में से बदबू आती है और कीटोन्स में से खुशबू आती है। 5 कार्बन से ऊपर के एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं? वैक्सी सॉलिड होते हैं। ठीक है, कितना करा दिया? अभी स्टार्ट ही किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और रिकॉर्ड कर लिया, बाद में देख लेना अगर किसी की रह गई हो तो। ठीक है, ओके सर। हाँ आगे लिख ले बेटा। इसमें क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले इसमें 2-3 बातें बताई थी मैंने। एक तो हमें देखनी होती है फिजिकल स्टेट, वो हो गई हमारी। दूसरा सॉल्युबिलिटी, तो मैंने कहा था जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए वाटर सॉल्युबल है। हायर एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। और ये बात सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मतलब इंडिविजुअली सिर्फ इसके लिए नहीं है। किसके लिए? एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहानी है। सारे कंपाउंड जो कार्बन मेंटेन करते हैं उन सब की एक ही कहानी है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि कार्बन की जो चेन होती है वो कैसी होती है? नॉन पोलर। और वाटर कैसा है? पोलर। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना? चलो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पूरी केमिस्ट्री का हम एक बार पढ़ चुके हैं। आता हुआ आप लोगों को? नहीं आता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का पूरा प्रोसीजर पता है ना आपको? कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बताओ? अरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है ना। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। भाई फोर्स ज्यादा है तो फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसके ज्यादा होगा। अगर फोर्स कम है तो कम होगा। बात समझ में आई? तो क्या होगा फिर इसमें? बोलो। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन से फोर्स होते हैं? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है। आपको पहचाना आता है कि नहीं?
बताओ। देखो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक ऑर्डर बताया था मैंने पहले आपको हेलो एल्केन चैप्टर में। मैंने कहा था कि एक तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, एक होता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, और एक बताया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पूरी बहुत अच्छी सी ट्रिक है पहचानने की। लंदन डिस्पर्जन फोर्स जो होता है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है, और नॉन पोलर हम कौन कौन से पढ़ते हैं? एल्केन। एल्केन से ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एल्कीन, एल्कीन से ज्यादा होते हैं एल्काइन। समझ गए? अच्छा, इसके बाद डायपोल डायपोल अट्रैक्शन वाले हैं आपके पास में पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर में कौन कौन होते हैं? हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन। हेलो एल्केन से ज्यादा पोलैरिटी होती है ईथर में, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन्स में, और इनसे ज्यादा उनमें होगी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में? हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस में होता है? अमाइन। पहचान ये है उनकी कि जिनके पास फोन है। तो अमाइन, अमाइन से ज्यादा कौन है? एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा कौन है? कार्बोक्सिलेट। तो अब ये समझ लो कि ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड हमने लपेट लिए एक साथ। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ग्रेटर देन किससे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ग्रेटर देन एल्केन ऑफ सेम मोलर मास। तो क्या जवाब है आपके पास? हैं? एल्केन में क्या है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। हेलो, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन में क्या है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। और डायपोल डायपोल लंदन डिस्पर्जन फोर्स। आप रीजन क्या दोगे कि डायपोल डायपोल कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंदन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ एल्केन, दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ग्रेटर देन द किससे ज्यादा है? देन द एल्केन। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ग्रेटर देन हेलो एल्केन, तो यहाँ पे भी डायपोल है, यहाँ भी डायपोल है। याद रहे जब सेम सीरीज की बात हो रही है तो हम क्या देखेंगे उसका? हम देखेंगे उसके मैग्नीट्यूड को। जैसे इसमें भी डायपोल है, इसमें भी डायपोल है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कम है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा बेटा? जैसे CH3Cl है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, क्लोरीन की 3.0। एल्डिहाइड और कीटोन में चेक करें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन 2.5 है, ऑक्सीजन 3.5 है। कहाँ ज्यादा डिफरेंस है? एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस है 0.5 का। डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा डिफरेंस होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा। आई बात समझ में? एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो जिन कंपाउंड में ये बॉन्डिंग होगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होंगे, जिनमें ये बॉन्डिंग होगी उनसे ये ज्यादा होंगे। कंपेयर कर सकते हो? ये पूरी ऑर्गेनिक का पूरा ऑर्डर बन गया है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, इससे ज्यादा है हेलो एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर उससे ज्यादा अमाइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलेट। समझे? तो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे वो ज्यादा आएगा, और कार्बन बराबर है तो फिर हमें ये ऑर्डर देखना होगा।
सर एक बार एलडीआर और एलओएल में दोबारा बताना। एल्डिहाइड में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है बेटा, यस और सर। हेलो एल्केन में डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है ना, यस सर। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कम है, इसमें ज्यादा है। यस सर। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस होगा, ज्यादा पोलैरिटी होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उनकी, उसे ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो एलडीआर का ज्यादा होगा सर उससे ज्यादा? बरंगर का अटक गया आज? वो उसका ज्वाइन हुआ है सर, मैंने उससे बोल दिया लाइव बाद में ले लियो रिकॉर्ड। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मैसेज तो कल का डाला हुआ था, भाई रजिस्ट्रेशन कर लेना, पर सुनते कहाँ हैं सब लोग। सर उस ग्रुप में नहीं है ना हम दोनों। हमारा है नहीं तो ग्रुप में ऐड कर देते हैं यार, ऐसी क्या बात है। 2 बजे वाले में तुम्हारा तो कौन से बैच को पढ़ते हो तुम लोग? 3 बजे वाले में पढ़ते हैं, पहले 2 बजे वाले में पढ़ती थी ना। अच्छा, चलो करें शुरुआत। लिखिए बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ melting and boiling point of aldehyde and ketones. Melting and boiling point of aldehyde and ketones are greater melting and boiling point of aldehyde and ketones are greater than the haloalkane of same molar mass, haloalkane of same molar mass, because dipole dipole attraction of aldehyde and ketone because dipole dipole attraction of किसका? dipole dipole attraction of haloalkane is कैसा है बेटा? greater than dipole dipole attraction of haloalkane. Dipole dipole attraction of aldehyde and ketone is greater than the dipole dipole attraction of haloalkane. कहाँ था अच्छे समय से? ठीक है, चलो आगे लिखो बेटा। क्या है? एक लाइन और लिखेंगे। melting and boiling point of alcohol, melting and boiling point of alcohol are greater melting and boiling point of alcohol are greater than the aldehyde and ketone
आर ग्रेटर देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों ज्यादा है बेटा? आर ग्रेटर देन द एल्डिहाइड एंड कीटोन बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ऑफ किसका? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा, कार्बन बढ़ने से क्या चेंज आते हैं अनुज? कार्बन बढ़ने से चेंजेस क्या आते हैं? दो चीजें बढ़ती हैं। कार्बन बढ़ने से तो मोलर मास बढ़ेगा, दूसरा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो मोलर मास और सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ऐसा समझ में? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। लेकिन ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। समझ में आया? तो एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी हमें। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स, melting and boiling point of ketone is greater. Melting and boiling point of ketone is greater than the aldehyde due to greater surface area. Due to greater सरफेस एरिया, ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया। इतनी बात क्लियर है? कार्बन वाली बात याद रहेगी। कार्बन बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा और सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। और ब्रांच बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। तो इस बात को याद रखना है, हमेशा हर चैप्टर में काम आएगी बात। चलो बेटा, डेंसिटी की बात करें तो बेटा लगभग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को फॉलो करती है डेंसिटी भी। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मॉलिक्यूल में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा अरेंज होने से वॉल्यूम वो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और अगर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी कि उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। यानी डेंसिटी ज्यादा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें एक ही बात पर डिपेंड करती हैं, वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। अगर फोर्स कम है तो डेंसिटी भी कम होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। ये बात अच्छे से समझ में आई सबको? तो अगर मैंने यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखा दिया, वो डेंसिटी के बारे में पूछे एग्जाम में तो क्या जवाब दोगे? सेम सेम है, जो हमने इसके बारे में पढ़ा है वही फिनोमिना उसके लिए भी प्रॉपर वर्क करेगी। ओके, तो ये आप पहचान सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी का लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये चार फिजिकल प्रॉपर्टी हमें हर चैप्टर में याद करनी होंगी: फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ओके, चलो अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। देखें बेटा,
स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। देखिए बेटा, ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। क्या होगा बेटा इसमें? हेटेरोलाइटिक फिजन, कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव है। ऐसे इफेक्ट का क्या नाम दिया गया था? -E इफेक्ट। पता है ना आपको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि जब मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होते हैं जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा हो? तो क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दो पार्ट बन जाएंगे। अब क्या होगा? -E इफेक्ट हो गया। ये -E इफेक्ट जिन कंपाउंड में होता है वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं। कौन सी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब जानते हो? पहले वो स्पीशीज अटैक करता है जिसके ऊपर नेगेटिव हो। तो N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो चलो भाई, नेगेटिव E होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। अब इसके बारे में आ जाओ। 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो यहां पर आप देखिए बेटा, ये एक सिग्मा हो गया, दूसरा सिग्मा हो गया और ये तीसरा सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई होते हैं और सिंगल दो सिग्मा है। तो 1 2 3 3 सिग्मा हो गए। लोन पेयर कार्बन पे कभी होता नहीं है, तो सिग्मा 3, लोन पेयर 0, तो 3 + 0 3 रहेगा। इसका मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp2, एक S और 2 P। ऑक्सीजन को चेक करो, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके 6, 2 शेयरिंग में चले गए, 4 बचे। तो सिग्मा 1 है, लोन पेयर 2 है, तो 1 + 2 टोटल 3 का मतलब ये भी sp2 है। और sp2 में ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब आप इस तरह की स्ट्रक्चर बना करके बैठेंगे इसकी। ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। ये दोनों की ओवरलैपिंग हुई, कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। इधर पीछे अपने बॉन्ड बना दिए। ये अपना आंख दिखा रहा है, यहाँ पे जो आंख दिखा रहा है हमारा किसी मतलब का नहीं है, किसी और से रिश्ता कर नहीं सकता वो, तो यहीं पे ऐसे जैसे पड़ा रहेगा। तो सिग्मा तो हो गया, पाई और दिखाना है तो एक लेटरल ओवरलैपिंग भी शो कर देते हैं हम इसमें अपनी। तो आइसो पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड। ये किसकी ज्योमेट्री हो गई? आपके फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी दैट इज कार्बोनाइल ग्रुप। समझ में आ गया? वैसे जरूरी चीज तो ये है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो दोनों बातें हो गई, पोलैरिटी होने की वजह से +- बन गए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, और sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर का ज्योमेट्री बन गया। करो कॉपी।
अलंकृति, श्रुति, अदिति पांडे, प्रेरणा, पीयूष पाठक, रिधिमा, अनुज शुक्ला, मणि, विश्वास, आदित्य, रजत यादव, हिमांशी, पीयूष यादव, निशा, हर्ष बरंगर, मनीष सोलंकी, सोहम, अनुज चौधरी, वैभव, उमेश, और कौन रह गया? चलो बन गया। ट्रायगोनल प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, इसे ट्रायगोनल प्लेनर कहते हैं। ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है, ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है। इसमें लोन पेयर अरेंज हो गए, इसके बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। ठीक है, चलो बन गया। पार्टी हो, अरे जी इसमें पार्टी वाली ना, पढ़ाई करने वही बहुत है। तो मैं नहीं तो चले बेटा, अब लिखना है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। हाँ घर भी चलेंगे भाई, देखो घर तो रोज जाते हैं, फिर रोज वहीं से आते हैं। मेरे घर चल, कहीं भी चल। ये पार्टी मिलेगी सबको, 500-500 रुपये कलेक्ट कर लो, कल समोसे मंगाते हैं। फिर 500 के नहीं, एक समोसा मंगाएंगे, उसी में से मिलके खाएंगे। तो 500 पूरे खर्च करवाना चाहता है, मेरी इच्छा है। तो देखिए क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले नाम लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। लिखिए एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इसमें करीब 32-33 रिएक्शन है। तो क्या होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, सर इतनी रिएक्शन याद कर, तो मैंने कम कर दिए, फिर वो 13-14 रखी हैं। ठीक है, तो लिख लो पहले एडिशन रिएक्शन। इसमें पहला करेंगे एडिशन ऑफ HCN, HCN। दूसरा होगा एडिशन ऑफ NaHSO3। अगला दूसरा है एडिशन ऑफ NaHSO3। मतलब पहले एडिशन में ही चल रही है अभी। हाँ, एडिशन ऑफ NaHSO3। तीसरा होगा एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एडिशन ऑफ क्लोरोफॉर्म है। हाँ अकेले एल्डिहाइड की तरफ। लिखिए अगला है एडिशन ऑफ एल्कोहल, एडिशन ऑफ एल्कोहल। अगला है
एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दोबारा रिपीट करना सर। एडिशन ऑफ अल्कोहल और उसके बाद है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो HCN NaHSO3 क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल ग्रिग्नार्ड, ये 5 में एडिशन करवा रहा हूं बस। तो ये हमारी पहली रिएक्शन है ना। अब दूसरी कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरी करेंगे हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, पहला रिएक्शन विद NH3, दूसरा NH2ON हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये चल रहा है ना। रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन, फिर है रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, इसे 2,4-DNP कहते हैं, 2,4-DNP टेस्ट। हाँ, उसके बाद आएगा आपका सेमी कार्बेजाइड, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे 2 रिएक्शन पूरी हो गई। अब ये तीसरी आएगी, हाँ कम कर दिए ना, 13-14 की बात, पहले पूरी थी। अब तीसरी रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। तू क्यों नहीं जा रहा बेटा, तू क्यों नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा, पेपर में आ रहा हो ना, क्यों नहीं जा रहा हो, पेपर में आ रहा हो। देखिए तीसरी रिएक्शन है कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करना, क्रॉस कर देना, क्रॉस कैनिजारो। एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बेटा। तो एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कलेसी है ना, कलेसी से याद आ गया, वैसे क्लेजन सिमेट रिएक्शन है, CLAISEN, कलेसी ना, सिमट गए वैसे ही, क्लेजन सिमेट रिएक्शन। ठीक है बेटा, बढ़ू आगे। 8 नंबर पे आते हैं टिसेंको रिएक्शन। अब करते हैं रिडक्शन। और रिडक्शन में पहला होगा बाय LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा करेंगे बाय NaBH4। तीसरा करते हैं CLE-MMENSEN, क्लीमेंसन रिडक्शन। चौथा करवा देते हैं इसका। अब तो भेड़िया भी किस्नर हो गए हैं, वोल्फ किस्नर, ठीक है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन।
अगला करते हैं बेटा मीरवाइन, पॉन्डोर्फ, वर्ली रिडक्शन। एक और कोई और होगा तो फिर देख लेंगे, फिलहाल इतना ही लिख लें, है ना। हाँ, अब 10वीं रिएक्शन पे आते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी कई सारे हैं, आपने तो देख ही रखे हैं पहले। बाय KMnO4 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 बाय H2CrO4 क्रोमिक एसिड। इससे क्या होता है, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन होता है, इसे हम लोग विगरस ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, तेजी से। ओपन और ऑक्सीडेशन। अभी तक सिर्फ हम 11-10 रिएक्शन पढ़ पाए अभी हैं। चलो बेटा कुछ पढ़ लेते हैं। लैडरर मानसे रिएक्शन। रिएक्शन विद एक्सेस अमोनिया रिएक्शन विद यूरिया रिएक्शन विद यूरिया, है ना। कितनी होगी टोटल, काउंट करेंगे ब्रांच सहित। 31, 32 के आसपास होंगे। कितनी 30 हो गई? तो कम हो गई ना, 10 रह गई है। कहने के लिए रिएक्शन 13 हैं बस, कहने के लिए 13-14 रिएक्शन है, तैयार कर ही लेंगे। अगला करें, इसके बाद करते हैं बेटा टेस्ट। अच्छा एक और रहेगी इसमें, उसे लिख लेना। हेलो फॉर्म रिएक्शन 14। एक और, अभी 30 नहीं हो भाई। अरे तो एक और बढ़ानी चाहिए फिर इसमें। चलो छोड़ो। नहीं तो आपसे ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन होती है, क्लोरीन से होती है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। पर रहने इतनी बहुत है, टेस्ट करवा देते हैं इसका। हाँ बच्चे कहाँ से याद करेंगे इतनी, है ना। टेस्ट ले लेते हैं इसका, है ना। तो टेस्ट में पहला होगा 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट हो गया। ये तो ऐसा टेस्ट है जो एल्डिहाइड कीटोन की पहचान करने का काम आता है, यानी किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं इसका पता करने के लिए ये टेस्ट है। उसके बाद दूसरा आता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तीसरा आता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। चौथा करवा देते हैं इसका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। पांचवा हो जाएगा सिर्फ बेस टेस्ट। छठवां करते हैं इसका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये मात्र 6 टेस्ट हैं।
अब टेस्ट और उसे मिला करके करीब करीब 34 या 35 रिएक्शन हमारी होती हैं। बस इनको कर लें, बस हमारा काम केमिकल प्रॉपर्टी का पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छा लगेगा। कॉपी करो इसे आप पहले। और मुझे ऐसा लग रहा है ये काम फिर कल होगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है अपना मैसेज भेज दे, मैं उसे ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। और अगर ये चाहता है कि नहीं साहब ऐसे ही सही है तो कोई बात नहीं फिर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज की छुट्टी कर देते हैं। कल के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पूरा तैयारी करके आएंगे क्योंकि रिटन टेस्ट होगा पहले। हाँ, मैसेज देख के आना है कल। छुट्टी होगी तो पता चल जाएगा, नहीं होगी तो पता चल जाएगा आपको। आर्ट का तो ऑप्शन नहीं होता है खैर हमारे यहाँ, हमारे सिर्फ पढ़ाई होती है। फिर भी हाँ, बस वही आपकी पार्टी है, तैयारी करके आओ। ठीक है, टेस्ट दे दो। उमेश खरवार है ना तू? उमेश खरवार कौन सा उमेश है? मैं तो खरवार ग्रुप में ऐड कर रखा है। चलो ठीक है बेटा, मजे लो, खुश रहो बेटा।